हेलो साथियों, मैं बबलू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। आज भी हम लोग क्या विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान का यह तीसरा वीडियो है। ठीक, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास 10th का। ठीक है, संपूर्ण विज्ञान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसमें 2 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियो की सेक्शन में। ठीक है, कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था समीकरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, रासायनिक समीकरण का महत्व हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि रासायनिक समीकरण का महत्व, इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब कौन कौन से तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और नोट बनाते रहिएगा। ये आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जैसे कि मतलब हमारे कहने का मतलब यह है इस लाइन का कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaOH एक क्या है, देखिए यहाँ पर कोई भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक है। यह दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक, अब यह रिएक्शन करके एक उत्पाद का यानी कि एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH और क्या बन जाएगा हमारा H2O बन रहा है कि नहीं। तो यानी इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है।
दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं और उस उत्पाद के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यही ये कह रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात, ये अब दोनों अभिकारक हैं, ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी मिलती है। उत्पाद हमारा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या बन रहा है, जल बन रहा है। इसके बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। यही इसका कहने का मतलब था, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा है इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के, इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के, इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। संगठन में व्यवस्था का पता चलता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, इसमें इसका संगठन का पता चलता है। जैसे मान लीजिए H+O मिलके क्या बनाएंगे, HO। अगर हम इसके साथ 2 कर दे, 2 परमाणु में, तो ये क्या बन जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि परमाणुओं का संगठन का पता चलता है, ठीक। यह हो गया हमारा दूसरा। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कोई कमी होती है वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधारने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है कि इसमें अणुओं की संख्याओं एवं इसमें अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात आपेक्षिक अनुपात का पता चलता है। अनुपात का पता चलता है, ठीक है। इसमें मतलब कि कौन से रिएक्शन में कितने अणु हैं, उसका द्रव्यमान और आपेक्षिक अनुपात का पता चलता है कि कितना अनुपात है। जैसे मान लीजिए H+O यह बना लेगा, मान लीजिए H2 हो जाए और O हो जाए तो क्या बना लेगा, H2O। तो इसके अणु 2 हैं और इसके अणु 1 हैं, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यही इसके द्रव्यमान और अनुपात का पता हमको चलता है, ठीक है। समझ में आया ना। इसको देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, चैनल को
वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइएगा। ये हमारा था तीसरा स्टेटमेंट। अब चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। अगर यह रासायनिक समीकरण नहीं रहता तो हमको इसका ज्ञात नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग शरबत बना रहे हैं तो शरबत में कितनी मात्रा चीनी रहेगी और कितना मात्रा क्या रहेगा, जल रहेगा, उसका अनुपात होना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर क्या हो, पानी हो, तो 1 किलो चीनी थोड़ी डालेंगे, 1 किलो चीनी नहीं डालेंगे, इसमें मान लीजिए 1/4 भाग चीनी डाल देंगे तो ये हमारा शरबत बन जाएगा। अगर 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल देंगे तो कोई पी पाएगा? कोई नहीं पी पाएगा, वो शरबत नहीं कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि किसका अनुपात कैसे होता है, ठीक है, समझ में आया ना। 3 और मान लिया गया हमारा 4। चौथा क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, ठीक है। अभिक्रिया की प्रकृति का क्या चलता है, पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है कि वो कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि अउत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक दिशा में हो रही है कि दोनों दिशा में हो रही है, इसका हमको क्या चलता है, पता चलता है, ठीक। अब हमारा क्या है, 5वें नंबर पे रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन का पता चलता है। या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन का पता चलता है। गैसीय पदार्थों के आयतन का पता चलता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों का पता चलता है, ठीक है। ये भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो यह था हमारा 5वां क्या, रासायनिक समीकरण का महत्व। यह लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, ठीक। ये समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का हेडिंग है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं,
कि कितनी सीमा में रासायनिक समीकरण लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर कोई कमी होती है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो उस सवाल को भी आप लोग पूछिएगा। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की क्या है? सीमाएं। ठीक, लिमिट, लिमिटेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन, EQU ATION। ठीक है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं सीमाएं? तो रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। निम्नलिखित सीमाएं हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहला देखेंगे कौन सी सीमा है। ध्यान से देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसकी पहली सीमा है कि इसमें अभिकारकों एवं उत्पादों की अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा है इसमें अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए इसमें अभिक्रिया की संपन्न होने इसमें अभिक्रिया की संपन्न होने के लिए प्रयुक्त
प्रयुक्त ताप दाब एवं उत्प्रेरक, ताप दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यह जैसे रासायनिक समीकरण की सीमा है, इसमें कुछ जैसे कहने का मतलब कि यद्यपि रासायनिक समीकरण में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु यह निम्नलिखित को स्पष्ट करने में असमर्थ है। यानी कि यह जो दिखाया जा रहा है, मतलब पॉइंट दिया जा रहा है, इस चीज़ को रासायनिक समीकरण में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह इसकी सीमा है जिसमें कि यह चीज़ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, हम इस चीज़ को नहीं एक तरीके से सटीक निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तीसरा हम क्या नहीं कर सकते हैं, तीसरा हमारा होगा क्या कि इसमें अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, इसमें अभिक्रिया में प्रयुक्त इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह थी हमारी रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं, जो कि यह रासायनिक समीकरण में इन चीज़ों का ज्ञान नहीं मिलता हमको। ठीक है, यह चीज़ थी। इसके बाद से अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती
ठीक है। यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, ये परस्पर भिन्न होती हैं, ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण का, परंतु एक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर, किसी एक विशिष्ट, किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर, विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाती हैं, कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? किसी अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाती हैं। ठीक, अतः किसी विशेष गुण के आधार पर, अतः किसी विशेष गुण के आधार पर, अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यही इसी चीज़ को हम लोग देखें। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शाती हैं। इसको देखते हुए अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं की निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा हमारा? संयोजन अभिक्रिया। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि संयोजन की अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या रहेगा? संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया
ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन, संयोजन की अभिक्रिया, COMBINATION ऑफ नहीं रिडक्शन, REACTION रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे संयोजन क्या होता है। नाम से ही इसके क्या है पता चल जा रहा है कि ये संयोजन हो रहा है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। यह जुड़ने वाली अभिक्रिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब देखिए होता क्या है, कैसे होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इस अभिक्रिया में कोई, इस चीज़ को नोट करिएगा आप लोग, डबल इनवर्टेड कामा में, कोई भी सह उत्पाद नहीं होता है। कोई भी सह उत्पाद नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया प्लस HCl मिलकर क्या बना दे रहे हैं? NH4Cl, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि यह अमोनिया है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
ठीक है, यह जुड़ जा रहे हैं, इनकी जुड़ने की क्रिया हो रही है। देखिए यह दोनों अलग अलग हैं, अभिकारक हैं, और जब उत्पाद बन रहे हैं तो उत्पाद बनकर के एक नए तत्व का या नए किसी भी चीज़ का यौगिक का निर्माण कर दे रहे हैं। यह होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर। यह लास्ट में क्या कहा है कि सब क्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता, यानी इसके ये एक ही में मिल जाते हैं। यह दो जो एक साथ मिलते हैं दोनों, यह एक ही का निर्माण करते हैं, किसी दो उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग वो देख रहे थे NaOH और HCl को मिला रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था, सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा था, दो चीज़ बन रही थी ना। लेकिन इसमें क्या बनेगा, एक ही चीज़ बनेगी, जो इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दो चीज़ मिलकर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बना दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड। यह दोनों गैसीय हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहा है, एक गैसीय और एक, हाँ दोनों गैसीय एक तरीके से। जैसे दूसरा ले लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल, यह पहला एग्जाम्पल है और एक दूसरा ले लीजिए CO प्लस Cl2। ठीक है, CO प्लस Cl2 मिलकर क्या बना दे रहे हैं, ये हमारा बन जा रहा है CaOCl2, सॉरी COCl2। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह क्या है, क्लोरीन है, यह क्या है, क्लोरीन है, और मिल के क्या बना दे रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जा रहा है कि दो चीज़ मिलकर, देखिए यहाँ एक है और यहाँ एक मिल है, दो अभिकारक हैं, दोनों क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं और मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे रहे हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन की अभिक्रिया, यानी क्या हो रही है, एक दरी इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ को मिला दिया जा रहा है तो एक दरी इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल और पानी को मिला दिया जा रहा है तो वो क्या बन जा रही है, खाने वाली दाल बन जा रही है, उसको पका दिया जा रहा है। तो ठीक है, ये नहीं है कि पानी अलग हो जा रही है और दाल क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, दोनों मिक्स होकर एक नए चीज़ का, रेसिपी का यानी कि निर्माण कर दे रहे हैं। उसी में जैसे मान लीजिए एक होता है, चावल को पानी में उबालते हैं तो जो पक जाता है उसमें चावल के साथ साथ चावल में क्या होते हैं, पानी भी एक तरीके से घुस जाते हैं अंदर, जिससे कि चावल क्या होता है, आसानी से पक जाता है। ठीक है, उसमें ये थोड़ी ना है कि चावल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, दोनों मिलकर एक नए चीज़ का निर्माण करते हैं, इसे भोजपुरी में बोलते हैं भात। ठीक है, यह थी हमारी संयोजन की अभिक्रिया। अब इसको देखते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह मिलके क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और यह क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे आगे की ओर, आगे हम लोगों का कौन सा अभिक्रिया आ रही है। अब दूसरा नंबर पे अभिक्रिया है हमारा वियोजन की अभिक्रिया। नाम से ही थोड़ा सा वो हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, वियोजन, यानी कि अलगाव। इसको क्या बोलते हैं, अलगाव। वो तो यह तो क्या हो रहा था, जुड़ाव हो रहा था। अब यहाँ आगे का रिएक्शन क्या है, दूसरा हमारा अलगाव होगा, वह है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन की अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वियोजन की अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन की अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज इसे बोलते हैं इंग्लिश में। DCOMPOS कंपोजिशन TION ऑफ रिएक्शन REACTION, ठीक है। यह होती क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। नोट करते हुए वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को हो सके तो पूरा ऑनलाइन ही देखिएगा, ठीक। एक बार ज़रूर ऑनलाइन देखिएगा। इसमें देखिए क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या अपने अवयवी तत्वों या अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है। लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, ठीक है। अपघटित मतलब होता है अलग अलग होना। इस अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। जैसे कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, यानी कि बाहर के कारक जो होते हैं उनसे प्रभावित होकर अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिक में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। अब बाह्य कारक बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पहला बाह्य कारक हमारा क्या हो जाएगा कि ऊष्मीय अपघटन।
ऊष्मीय अपघटन, इसमें हमारा पहला कारक होगा ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यह होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे कि जैसे में क्या, मान लीजिए CaCO3 प्लस नहीं, इसको डायरेक्ट इक्वेशन कर दिया जाएगा। यह होती है ऊष्मा में इसको छोड़ दिया जाता है और इसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। किसमें अपघटन हो जाता है कि CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। देखिए Ca एक यहाँ पर है और CO यहाँ पर, एक O यहाँ आ गया और दो यहाँ है, तो तीन हो गया, कार्बन एक है तो कार्बन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह तीनों क्या होते हैं, अलग अलग। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा अगर दे दिया जाए, यानी इसको हीट दे दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा इसका। और अपघटन में क्या बना लेगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण कर देगा। ठीक है, यह होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव।
यानी कि वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का यह क्या है, प्रभाव हो रहा है, यानी एक से क्या हो जा रहा है, दो हो जा रहा है। ठीक है, एक से क्या हो जा रहा है, दो हो जा रहा है। इसका दूसरा बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे में मान लीजिए जैसे एक बता दिया और जैसे एक दूसरा ले लीजिए। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि 2FeSO4 ठीक है। 2FeSO4 को क्या दिया जा रहा है, ऊष्मा, और एक क्या हो जा रहा है, अपघटन। अपघटन किस में हो जा रहा है, यह बन जाएगा हमारा क्या, Fe2O3 अब बन जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, टूटकर एक और चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3। कैसे, देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 यहाँ है, ठीक। Fe2O3 3 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन हो जा रहा है। सल्फर देखिए 2 ठो है, तो एक सल्फर दूसरा सल्फर हो जा रहा है। Fe 2 है तो 2 हमारा Fe है। Fe को बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। बन क्या रहा है, फेरस सल्फेट। इसका क्या नाम है, फेरस सल्फेट। इसका हिंदी नाम भी जानते रहिए। इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। यह है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। यह क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा अगर दी जा रही है तो यह अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यह कौन सी है, वियोजन की अभिक्रिया है। यह था हमारा किसमें, कि ऊष्मा का प्रभाव। अब देखिए दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा में हमारा क्या है, यह तो ऊष्मा का प्रभाव था, वियोजन की अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रभाव था। अब दूसरा आएगा प्रकाश का प्रभाव। दूसरा कौन सा आएगा, प्रकाश का प्रभाव। अब हम लोग प्रकाश के प्रभाव के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आएगा हमारा अगला प्रकाश अपघटन। पहला तो हो गया था ऊष्मीय अपघटन, अब दूसरा आएगा प्रकाश अपघटन। इसी में दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन यानी कि लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। प्रकाश अपघटन, प्रकाश से क्या होता है, इसको एक तरीके से हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश
द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे में हमारा क्या हो, 2AgCl, 2AgCl, इसको क्या किया जाए? सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या बना देगा? Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। यह हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है? Ag को बोलते हैं सिल्वर। यहाँ बन गया सिल्वर और यहाँ बन गया क्लोरीन। सूर्य के प्रकाश में AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को अगर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? Ag में परिवर्तित हो जाएगा और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी 1 से 2 में परिवर्तित होना ही क्या कहलाती है? वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे का जो अपघटन है अगले वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे कैसे किसको समझाया गया है, इस चीज़ को समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।